महाराष्ट्र के सत्ताधारी महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खास करके अगर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बात करें, जो कि एनसीपी के नेता हैं, उनका बर्ताव कई सवाल खड़े कर रहा है और इस तरह की आशंकाओं को राज्य के सियासी गलियारों में जगह मिल गई है कि कहीं वो कोई बड़ा फैसला तो नहीं ले सकते आने वाले विधानसभा चुनावों के पहले। हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बैठक हुई और उस बैठक में एक मंत्री के साथ उनकी नोकझोंक हो गई। ये मंत्री बीजेपी से आते हैं। इसने इस हवा को और बल दिया है, इस बात को और बल दिया है कि अजीत पवार का महायुति के साथ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े मौजूद हैं, मुंबई के ब्यूरो चीफ और राजनीतिक जानकार हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। रौनक, मंगलवार के दिन महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होती है और उस बैठक में अजीत पवार कोई ऐसा बयान दे देते हैं अपने साथी मंत्री से बात करते हुए जो उन्हें अखर जाता है और इसकी शिकायत फिर वो मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को करते हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को करते हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर जैसा आपने बताया कि अजीत पवार को अगर एनालिसिस करें, अजीत पवार का स्वभाव रहा है बहुत ही बेबाक तरीके से वो अपनी बात रखने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में जाने जाते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी उनका एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर चुका है, बहुत कंट्रोवर्सी भी उसको लेकर हो गई थी। वो सूखे को लेकर उन्होंने बयान दिया था। जी बिल्कुल। और कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो वैसे तो कैबिनेट की बैठक आमतौर पर बहुत ही आराम से खत्म हो जाती है, क्योंकि जो जो मुद्दे होते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दे होते नहीं हैं। और कल भी जो एजेंडे में हमने देखा तो ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा नहीं था। लेकिन मामला फंसा क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले भी गिरीश महाजन, जो कि महाराष्ट्र में ग्राम विकास मंत्री और टूरिज्म विभाग का पदभार संभाल रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव के पहले भी कई जो विधायक है वो लगातार डेवलपमेंट फंड के लिए गिरीश महाजन, क्योंकि कैबिनेट मंत्री है तो उनके पास जा रहे हैं, उनको पत्र सबमिट कर रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण इलाके में जो विधायक आते उनके इलाके की सड़कें बन सके, पेवर ब्लॉक लग सके, कहीं अगर बिजली का खंभा न लगाना है, किसी को समाज मंदिर खड़ा करना है, किसी को अपनी ग्राम पंचायत ठीक करनी, तो इस सबके लिए जो फंड लगता है वो ग्राम विकास मंत्रालय के तहत होता है। और इस बार के बजट में भी ग्राम विकास मंत्री के तौर पर, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर ग्राम विकास मंत्रालय को ठीक ठाक पैसा जो है वो अजीत पवार ने अलॉट किया। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार ने कई सारी लोक लुभावन घोषणाएं कर दी, जैसे कि लाडली बहन योजना और मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास प्रशिक्षण योजना और जैसी, हाँ, इस तरह की योजनाएं उन्होंने, सरकार ने घोषित की। और उसके अलावा अगर देखें तो लड़कियों को पूरी तरीके से शिक्षा जो है वो अब मुफ्त होगी महाराष्ट्र में। तो इस तरह के जो फैसले सरकार ले रही है चुनाव से पहले, तो साफ है कि लोगों तक ये इसका फायदा भी पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए पैसा लगेगा। सरकार ने ऑलरेडी 20,000 करोड़ का डेफिसिट बजट पेश किया और सप्लीमेंट्री डिमांड लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांडें रखी। सरकार प्रेशर में है। इस बीच जब फाइल ग्राम विकास मंत्रालय की अजीत पवार के पास पहुंची, उनके मंत्रालय के पास पहुंची, तो उन्होंने जितना फंड की डिमांड गिरीश महाजन कर रहे थे, लगभग जो जानकारी है फिलहाल की 3,000 करोड़ उन्होंने मांगे, लेकिन उतने पैसे फिलहाल अजीत पवार देने के लिए तैयार नहीं है। उनको मैनेजमेंट देखना है, उनको पूरा बहीखाता महाराष्ट्र का देखना है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर है। तो अजीत पवार ने अपने स्वभाव के मुताबिक मना कर दिया, और जिससे कि गिरीश महाजन भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर आपको मुझे पैसा नहीं देना है तो आप ऐसी जगह क्यों पैसा दे रहे जहां पर बेफिजूली खर्च हो रहा है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, अजीत पवार के करीबी विधायक है माणिकराव कोकाटे, उनके चुनाव क्षेत्र सिन्नर में एक पुतला बनाने के लिए वहां पर फंड जो है वो दिया जा रहा है, जो कि करोड़ों में है। तो उनका कहना है कि आप वहां पे फजूल खर्च कर रहे हैं, जबकि कई विधायक मेरे पास लगातार लाइन लगा रहे हैं कि उन्हें फंड चाहिए, तो मैं उनकी अपेक्षाएं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसको लेकर विवाद जो है वो खड़ा हो गया और अजीत पवार की ये स्टाइल रही है। इससे निश्चित तौर पर ये लग सकता है राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं भी है कि अजीत पवार कोई अलग फैसला ले सकते हैं क्या। लेकिन एक लाइन उन्होंने बोली जो काफी अखर गई गिरीश महाजन को। लाइन क्या थी बताइए? वो लाइन ये थी कि क्या आपको पैसे देने के लिए मुझे महाराष्ट्र की मैं जमीनें बेच दूं। तो ये बात गिरीश महाजन को कहीं ना कहीं लग गई और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तरह से आप मुझसे बात नहीं कर सकते। और इसकी शिकायत अजीत पवार ने मुख्यमंत्री से भी की, देवेंद्र फडणवीस से भी की। और एक और जानकारी जो कल रात को हमारे सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार देर रात दिल्ली में भी पहुंचे, उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की। एजेंडा क्या था मुझे लगता नहीं ये एजेंडा होगा, लेकिन
ये भी वन ऑफ दी एक एजेंडे में हो सकता है कि इस बारे में भी अगर अमित शाह से चर्चा की होगी तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के मंत्रियों को जो बताना चाहिए वो अमित शाह की तरफ से भी बताया जा सकता है। रौनक, ये जो नोकझोंक हुई अजीत पवार और गिरीश महाजन के बीच में कैबिनेट बैठक के दौरान, तो ये कड़ी का एक ही अध्याय था। इसके पहले भी जो है कई अध्याय हो चुके हैं जहां पर ये बात सामने आई है कि अजीत पवार या उनके नेताओं का जो है महायुति के बाकी घटक दलों के नेताओं के साथ नहीं जम रहा है। जी देखिए, लोकसभा चुनाव सब तक तो सब ठीक चल रहा था। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद निश्चित तौर पर कई तरह की स्थिति ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर इन महायुति गठबंधन में खास तौर से अजीत पवार कैंप पे नाराजगी दिख रही है। और अजीत पवार के करीबी है अमोल मिटकरी, जो कि महाराष्ट्र के अकोला से विधान परिषद के विधायक है। उन्होंने सार्वजनिक ट्वीट कर यानी एक्स पर अपनी बात लिखकर बीजेपी के एक मंत्री को घेर लिया। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है, कांग्रेस में भी रह चुके राधाकृष्ण विखे पाटिल के बारे में उन्होंने लिखा कि वो मंत्री है, मैं विधायक के तौर पर उनसे कई बार समय मांग चुका हूँ, उनके स्टाफ से समय मांग चुका हूँ, लेकिन ना वो अकोला आते ना मुझे समय दे रहे। तो ये बात अंदर खाने भी की जा सकती। शिकायत अगर उन्हें इतनी गुस्सा था तो अजीत पवार से सार्वजनिक तौर पर ये बात, तो जिससे कि साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन में जैसा हम कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और खासतौर से अजीत पवार कैंप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए ये विषय जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। और क्या इसी वजह से अजीत पवार ने ये कहा है कि आने वाले जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव हैं, वो उनकी पार्टी अलग लड़ेगी, इंडिपेंडेंटली लड़ेगी, गठबंधन के साथ में नहीं लड़ेगी, तो ये भी एक बड़ा संकेत है। जी देखिए, इसका अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो अजीत पवार जब से शरद पवार से अलग हुए तो उनको संगठन भी मजबूत करना है। अभी हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। न केवल बारामती वो हार गए, बल्कि उसके बाजू में ही जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर अजीत पवार का दबदबा माना जाता है, वो शिरूर की लोकसभा सीट भी वो उनके हाथ से निकल गई। तो उनको ग्राउंड पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। ऐसे में विधानसभा चुनाव एक बड़े क्वांटम में होता है, तो समझ सकते हैं कि अगर वहाँ बीजेपी का विधायक है तो उसको सीट देना पड़ेगा, लेकिन जो नीचे का कार्यकर्ता है उसको अगर अभी से बता दिए कि उस वक्त भी स्थानीय निकाय के चुनाव में भी आप गठबंधन में लड़ेंगे तो फिर वो क्या करेगा। तो वो स्वाभाविक है कि वो शरद पवार के साथ जा सकता है, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन है। तो इसको ध्यान में रखना होगा, और उसी वजह से मुझे लगता है फिलहाल अजीत पवार इस तरह के बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो रौनक ने जैसा कि हमें बताया कि काफ़ी कुछ घट रहा है इस वक्त महायुति के भीतर, और विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 3 महीनों का ही वक्त बचा है। उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। कैमरामैन संदेश बायकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई।